एक बार फिर नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ वीर कोचिंग क्लासेस आपके लिए एक क्लासेस लेकर के आया है। हमने पहले देखा था राजस्थान की झीलें और झीलों के ऊपर हम मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहला वीडियो जो झीलों को लेकर बना है वो किसी तकनीकी कारण की वजह से लोड नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिएगा, राजस्थान की झीलों को अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान की झीलों के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर कहीं न कहीं छोटा मोटा तालाब के रूप में उभरा हुआ भाग है, और उसके पीछे का कारण जो है वह यह है कि हमारा राजस्थान जो है वो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशों से बना हुआ और विंध्याचल कंगार की उभरती हुई धरातल को लेकर के ये गड्ढों का निर्माण करती है। हमारा जो राजस्थान है वह कहीं कहीं पर उल्कापिंडों के गिरने की वजह से भी बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हुआ है और झीलों का निर्माण हुआ है। ये स्थिति भी हमारे राजस्थान के अंदर है। बाकी भारत के अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई झील नहीं है जो कि उल्कापिंड के गिरने के कारण झील बनी हो। हमारे सिर्फ राजस्थान के अंदर ये उपलब्ध है। तो हम देखते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर जो जिला है उसके अंदर है ना वो गजनेर झील प्रसिद्ध है, और गजनेर झील की सबसे बड़ी विशेषता यह है इस झील का जो पानी है वो इतना शुद्ध है कि वो दर्पण की तरह दिखाई देता है। इतना शुद्ध है कि यह दर्पण की तरह दिखाई देता है। और ये हमारा आरपीएससी ने क्वेश्चन ले लिए हैं कि उस झील का नाम बताइए जो शुद्ध दर्पण की तरह दिखाई देता है या कहलाता है। तो गजनेर झील जो है वो हमारा शुद्ध दर्पण के रूप में सही है। इसी बीकानेर की दूसरी झील है कोलायत झील। ये जो कोलायत झील है वो प्राकृतिक झीलों में सबसे बेस्ट झील है, क्योंकि इस झील के किनारे बेहतरीन उद्यानों का निर्माण किया गया है। इसका कारण है कि इस झील के किनारे एक मेले का आयोजन किया जाता है, और मेला आयोजन होने के पीछे का उद्देश्य कि यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम है, और ये जो कपिल मुनि है वह किसी पंथ को लेकर के अनुयायी बने हुए हैं, और इन्होंने इस झील के किनारे अपनी साधना को किया है, और साधना करने के साथ साथ भविष्यवाणियों का भी वर्णन किया है, जिसकी वजह से इस बीकानेर के आसपास के क्षेत्र इस कपिल मुनि जहां पर साधना करते थे वहां पर अपने दर्शनीय स्थल को लेकर के जाते थे, जिसके कारण कपिल मुनि ने यहाँ पर आश्रम बनाया है। और ये जो आश्रम है वह इतना जबरदस्त प्रसिद्ध हो चुका है कि कार्तिक पूर्णिमा के पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। साथ ही साथ यह नेशनल हाईवे नंबर 15 पर स्थित है। नेशनल हाईवे नंबर 15 पर स्थित है, और इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। आरपीएससी ने इस शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के रूप में भी क्वेश्चन उठाया है। एसटीसी का जो प्री एग्जाम होता है उसके अंदर नेशनल हाईवे नंबर 15 पर भी क्वेश्चन उठाया है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर कार्तिक पूर्णिमा पर बीकानेर के अंदर लगने वाले मेले के बारे में भी वर्णन किया है। और ये प्राकृतिक झील है, और यह झील का जो नाम है वो है कोलायत झील। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे नंबर 15, शुष्क मरुस्थल, कपिल मुनि का आश्रम, कार्तिक पूर्णिमा पर मेला। इधर से हम मुड़ते हैं तो जोधपुर के अंदर बालसमंद झील। ये जो बालसमंद झील है इसका सिर्फ इतना सा वर्णन है कि ये परिहार शासक बालक राव के द्वारा निर्माण किया गया था। परिहार शासक बालक राव के द्वारा निर्माण किया गया था, और यह मंडोर मार्ग पर स्थित है। अब मंडोर क्यों प्रसिद्ध है? यस, रावण का ससुराल। यस, तो यह मंडोर मार्ग पर स्थित है। समाधि स्थल है ना, ससुराल मंदोदरी वहां की थी। उसके बाद जोधपुर का दूसरी जो झील है वो है कोयलाना झील। अब देखिएगा 99% जो लड़के हैं वह इस कोलायत को लेकर के और कोयलाना को लेकर के कंफ्यूजन होते हैं।
आपको इस समय अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा और पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि क्या यह कोयलाना बोल रहा है या कोलायत बोल रहा है। कायलाना आता है सर। ये सॉरी कायलाना, यानी कंफ्यूजन होते ही है इसके अंदर, या तो मिलान को लेकर के चलेगा या फिर वो कथन को लेकर के चलेगा या फिर वह है ना वह असंगत को लेकर के चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। तो आपको ये ध्यान रखना है जहां पर भी सेम सेम शब्दों का उच्चारण हो रहा है उस समय हमें 1 मिनट के लिए भी रुकना है, तभी हम अच्छी तरह से इस प्रश्नों के बीच होने वाले अंतर को देख पाएंगे। अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था और वो जो क्वेश्चन था वो कथन को लेकर के था कि बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो था है कथन एक भेड़े पाई जाती है और दूसरा ये कि इसमें सूरती सुरती एक भैंस की नस्ल है। तो ये जो दो सुरती और भेड़, ये दोनों चीजें जो कथन में दोनों ही कथन सही थे, दोनों ही कथन सही थे, क्योंकि सुरती थी वो भैंस थी और भेड़े सर्वाधिक हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं। यानी कि 99% जितने भी पशु हैं वह सब सर्वाधिक मात्रा में बाड़मेर में पाए जाते हैं, लेकिन क्वालिटी के आधार पर वो दूसरे जिले पर कनेक्ट होंगे। लेकिन ये हमको प्रश्न बनाने में आरपीसी जो होता है वो प्रश्न बना करके कंफ्यूजन कर जाता है। 90% लड़कों को जो पूछा गया कि सुरती को कभी पढ़ा है क्या, तो बोलते हैं हमको पता ही नहीं है सुरती है क्या। वो यही समझ रहे थे कि सुरती ये वह भेड़ की नस्ल है। जबकि मैंने 2 लड़कों को पूछा तो उनका कि सर सुरती तो भेड़ है ना, कहाँ भैंस लिखा है। देखो भेड़ को भी भैंस समझ रहे हैं और भैंस को भी भेड़ समझ रहे हैं। देखो पढ़ने का तरीका देखिए, ऐसा न हो जाए। तो कोयलाना झील, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो सर प्रताप सिंह ने तैयार किया था। और ये जो कोयलाना झील है वह हमारे जोधपुर शहर को जल आपूर्ति का काम करती है। जोधपुर शहर के लोगों को पीने हेतु जल देने का काम करती है। यहाँ पर इस झील के अंदर राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनकर उभरता है, ये राजीव गांधी जो कैनाल का जो पानी तो यहाँ पर आता है, तो राजीव गांधी का कैनाल जो है वो किस नदी से कनेक्ट है? राजीव गांधी कैनाल यानी राजीव गांधी की जो नहर है, इससे है ना वो कोयलाना झील के अंदर जब पानी आ रहा है तो ये जो नहर बनी हुई है वो किस नदी से कनेक्ट है? हरी के बाद इंद्रावती नहर। देखिएगा आप लोग है ना वो आए बाएं दाएं पढ़ते नहीं है, ये मुझे पता चलता है क्योंकि मैं कुछ बातें छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं इसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा राजीव गांधी जो कैनाल का है जो जल है वो हमेशा हमारे लूनी नदी से ही आ रही है। लूनी नदी जो है वहां से ये राजीव गांधी नहर निकलती है, ये हमारी लूनी नदी है, यहाँ से ये नहर निकलती है और यहाँ पर है ना वो जसवंत सिंह का थड़ा बना हुआ है। इनके यहाँ पर पर्यटकों के लिए ये जल देने का काम करती है और यहाँ से आगे जा करके ये कोयलाना झील के अंदर अपना जल देती है ताकि इस झील से जोधपुर शहर को जल आपूर्ति मिल सके। फंस जाओगे, राजीव गांधी कैनाल नहीं कहते कि इंदिरा गांधी के अंदर घुस जाओगे तो राजस्थान नहर के अंदर घुस जाओगे। और इसके किनारे जो है वो इस कोयलाना झील के किनारे माचिया पार्क है, माचिया सफारी पार्क। ये माचिया सफारी पार्क क्यों कहते हैं इसको? पार्क इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटक अपने स्वतंत्रता के आधार पर सैर कर सके, उस जगह में सैर कर सके। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपके लिए, मुझे उत्तर बताइएगा। वन और जंगल में क्या अंतर है? वन और जंगल में क्या अंतर है? आप सोचिएगा और फिर मुझे उत्तर देना, ठीक है। नेक्स्ट,
हमारी जो झील है वो है हमारे जैसलमेर जिले के अंदर अमर सागर झील, भुज झील, धरती सागर झील, भूल सागर झील और पलाया झील। ये जितनी भी झीलें हैं यह हमारे जैसलमेर के अंदर उपलब्ध है। इस झील की बड़ी विशेषता यह है कि इस झील के चारों ओर रेत के टीले बने पड़े हुए हैं और उसके बीच में ये अपने जल को लेकर के बैठी हुई है, यानी कि चारों तरफ रेत के टीले हैं और टीलों के बीच में कुछ पानी पड़ा हुआ है। कह सकते हैं ये झीलें न होकर के ये पलाया है, यानी कि जैसलमेर के अंदर जितने भी पोखर की तरह दिखने वाले, झील की तरह दिखने वाले जितने भी रेत के टीलों के बीच में पानी का जो संग्रहण है उसे हम पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे जैसलमेर के अंदर जितनी भी झीलें हैं वो सब पलाया झीलें हैं। पलाया झीलें हैं क्योंकि झील के चारों ओर रेत के टीले बने पड़े हुए हैं और उसके बीच में जल की मात्रा है। और इसमें हमारी जो भुज झील है वो तो बहुत ज्यादा फेमस भी रही है। 2006 के अंदर सर्वाधिक जल गिरने के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी थी और उस भुज झील से इतना पानी निकाला गया, इतना पानी निकाला, जो कि निकालते रहे लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसका कारण है कि इस भुज झील यानी कि जो जगह है इसके नीचे, इस जमीन के नीचे जिप्सम का भाग बना हुआ है। तो जैसे ही पानी टच होता है तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो जिप्सम है वह पत्थर की तरह कठोर हो जाता है और पानी को वापस ऊपर उठा लेता है। तो ये रेतीला वाला जो भाग है यहाँ पर जिप्सम का भाग होने के कारण यह पानी ऊपर की ओर उभरा हुआ रहता है ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके। अब जिप्सम को लेकर के भी हमारे आरपीसी ने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए। क्या काम आता है जिप्सम? जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, ठीक है। किसी का अगर हड्डियां टूट जाती है तो उसके ऊपर जो लेप चढ़ाया जाता है वो जिप्सम का आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जिप्सम जो होता है वो हमारे क्षारीय मिट्टी होती है, अम्लीय जो मिट्टी होती है उसको नॉर्मल करने के लिए खेतों में खाद के रूप में भी डाला जाता है। हम आगे जाके इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्णन करेंगे, ठीक है। झालोर के अंदर है ना वो बाकली झील है और हमारे सिरोही जिले के अंदर नक्की झील है। मैं आशा करता हूँ कि इन दूसरी झीलों के बारे में आपने इतना ज्यादा अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन नक्की झील के बारे में जरूर आपने सुना होगा, देखा होगा और हो सकता है आप लोग कहीं न कहीं घूमने के लिए भी इस माउंट आबू वाले क्षेत्र में गए भी होंगे। तो ये जो नक्की झील है वो हमारे सिरोही जिले के माउंट आबू पर बनी हुई है। ये जो नक्की जो झील है यह राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और राजस्थान की मात्र एक ऐसी झील है जो सर्दियों में बर्फ के रूप में जम जाती है, बर्फ के रूप में जम जाती है। दूसरा कि इस झील के किनारे पर दो ऐसी चट्टानें हैं जो कि मेढक के रूप में अपने आकृति लिए हुए हैं, जिसे नन रोड भी कहते हैं। और ये जो नक्की झील है वह हमारे गरस्य समुदाय के लोगों के लिए तर्पण स्थल है। क्या है? तर्पण स्थल है। और इस झील पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती रहती है। इसी जगह से एयर बैलून का भी यहाँ पर प्रयोग होता है। और इस झील के किनारे से हम एक बेस्ट दृश्य को देखते हैं। वो दृश्य कौन सा है? सनसेट हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा माना गया है, ऐसी मान्यता है कि इस झील को बनाने के लिए नाखून के द्वारा खोदा गया, नाखून के द्वारा खोदा गया और इसलिए इसका नाम नक्की रखा गया है। ये मान्यता है। और 16वीं सदी का सबसे पुराना मंदिर यहाँ पर स्थित है और उस मंदिर के दोनों ओर दो कुंड बने हुए हैं और ये जो कुंड है वो कहा जाता है कि दोनों कुंड जो थे वो घी से भरे हुए रहते थे, घी से भरे हुए रहते थे। तो इस तरह से
हमारा है ना वो मीठे पानी की जो झीलें हैं हमारे राजस्थान के अंदर, वो यहाँ पर समाप्त होती है। वो तमाम प्रकार की झीलें जो हैं वो मैंने आपको बताया है, लेकिन एक झील जो कि मैं जब इस वीडियो को शुरू किया था मैंने बोला था कि उल्का पिंड के द्वारा एक झील का निर्माण होना, और ये जो झील है वो हमारे 12 जिले के अंदर, कहाँ पे है? 12 जिले में, जहाँ पर उल्का पिंड के गिरने के कारण झील बनी है, झील बनी है। ठीक है, वन और जंगल के ऊपर बता दो। वन और जंगल। यस, वन और जंगल। आप लोगों ने सोचा होगा, बताइए। वन आरक्षित होते हैं। बोलिए बोलिए। उनका काम नहीं कर रहा पर। हाँ, इनका काम नहीं कर रहा है। बोलिए बोलिए। देखिएगा, वन जो होता है उसको मनुष्य शौक के द्वारा लगाते हैं, और वो जो घना क्षेत्र बनता है वो वन कहलाता है। और जो प्रकृति के द्वारा सोते पौधे उग जाते हैं उसे जंगल, दोनों रहते हैं जंगल टाइप ही है, लेकिन वनों में मनुष्य के द्वारा उसको तैयार किया गया है, और जंगल जो है वो प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया है। ये अंतर है। कल के लिए हम आपको एक क्वेश्चन और देंगे, और क्वेश्चन है आपको लेके आना है, स्त्री, नारी, महिला और अबला। स्त्री, नारी, महिला और अबला में क्या अंतर है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझेंगे, इसके लॉजिक को जानेंगे, इसका अर्थ आप मुझे बताएंगे। और 100% बात है कि रीड के अंदर अगर हिंदी के अंदर क्वेश्चन बनकर उभरता है या सेकंड ग्रेड के अंदर भी उभरता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन उभरने वाला है, उभरने वाला है। अब ये अंतर क्या है वो आपको देखना है। साथियों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत, और मेरे तमाम वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के कॉर्नर पर आप क्लिक कीजिए। मेरे तमाम वीडियो आपके ऊपर देखने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।